नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। गुजरात चुनाव में आज 89 सीटों के लिए चुनाव प्रचार थम गया है। लगभग 3 अलग अलग जगहों पर चुनाव प्रचार करने के बाद हमारे साथ बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी इस वक्त जुड़ रहे हैं। आज तक पर 89 सीटों पर 1 दिसंबर को वोटिंग होनी है। सौराष्ट्र, दक्षिण गुजरात का पूरा इलाका जहां पर वोटिंग होगी। कितनी सीटों पर आश्वस्त हैं? क्योंकि 182 में से 89 कर ले तो लगभग आधी सीटों पर अब 1 दिसंबर को वोटिंग होनी है। आप कई जगहों पर गए, क्या लग रहा है? देखिए, मुझे तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक तरफा फैसला गुजरात की जनता ने मन बना लिया है, ऐसा मुझे दिख रहा है। अभी आपने सौराष्ट्र की बात की, साउथ गुजरात की बात की। वहाँ मैं लगभग सभी प्रमुख स्थानों पर होकर के आया हूँ। जनसभाएं भी हुई हैं, रोड शो भी हुआ है, और आज भी मैं दाहोद में गया था, फिर भावनगर गया था। भावनगर में आज प्रचार रुक गया है। जो मुझे दिखता है वो ये दिखता है कि लोगों ने मन बना लिया है। सबसे पहली बात अंजना जी ये है कि यहाँ लोगों को अथाह प्रेम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से है, अटूट विश्वास है, और गुजरात को एक विकसित गुजरात के तरफ ले जाने में जो योगदान बतौर मुख्यमंत्री मोदी जी ने किया है, और बाद में प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने जो गुजरात को आशीर्वाद दिया है, उसके प्रति लोगों का एक तरफा रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। और जिस तरीके से उन्होंने एक बहुत ही विकास की एक स्ट्रांग नींव रखी है, जिस नींव पर गुजरात आगे बढ़ रहा है, उसके कारण गुजरात के लोगों ने पिछले 27 सालों में जो परिवर्तन देखा है, उसके प्रति समर्पित भाव से लोग वोट दे रहे हैं। इसलिए यह जो आधी सीटों का चुनाव हुआ है, इसमें एक तरफा फैसला हमारे पक्ष में आएगा। अध्यक्ष जी, आपने भी अपने पहले ही शुरुआती सवाल के जवाब में लगभग 3-4 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम ले लिया। मेरा सवाल आपसे ये है कि मोदी 1 to 10, सर राज्य को तो मुख्यमंत्री चलाएंगे। अब देखिए, आप मल्लिकार्जुन खड़गे जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, वो कहते हैं कि म्यूनिसिपल चुनाव हो तो, राज्य के चुनाव हो तो प्रधानमंत्री मोदी हर जगह पहुंच जाते हैं। पीएम मोदी पर भारतीय जनता पार्टी की डिपेंडेंसी, पूरी तरह से निर्भरता, क्या ये सही है चुनाव में? यहाँ पर तो मुख्यमंत्री चलाएंगे। देखिए, 2-3 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं रहे। प्रधानमंत्री मोदी जी एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने राजनीति की संस्कृति बदली। इसलिए उनका नीचे तक जो प्रभाव है, वह प्रभाव हम सबको राजनीति में देखने को मिलता है। और प्रधानमंत्री मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति में यह भी बात हमने सीखी है, और उनसे ही सीखी है, कि चुनाव चुनाव की तरह लड़ा जाता है। और हमारे प्रधानमंत्री जी सबसे विश्वसनीय नेता हैं। अथाह प्रेम, मैंने कहा, अटूट विश्वास है, तो उनका सदुपयोग हो। और गुजरात की जनता उनको सुनना भी चाहती है, उनके साथ प्यार करती है, तो चुनाव में आना ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जहां तक आपने डिपेंडेंसी का सवाल कहा, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है, जिसमें सिस्टम्स वर्क करते हैं। प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व है, वह नेतृत्व हर जगह हम उनका सदुपयोग करते हैं, लेकिन वोट में ट्रांसफर करने में पार्टी के काडर भी लगता है, हमारे नेता भी लगते हैं, हमारे एमएलएस भी लगते हैं, हमारे मुख्यमंत्री भी लगते हैं। लेकिन यह तो कोई, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि यदि वो हमारे सबसे महत्वपूर्ण शख्सियत हैं और दुनिया मानती है, तो उनका सदुपयोग हो गुजरात के चुनाव में, ये तो हम करते ही। भूपेंद्र पटेल जी दिख रहे हैं क्या चुनाव हाँ, प्रचार बिल्कुल कर दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं। बहुत बिल्कुल पीएम आप सारे हैं ना, आप लोग स्टार सारे आ गए हैं। नहीं, प्रधानमंत्री हमारे जेपी नड्डा जी, गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर कैंप कर रहे हैं। हमारे लड़ने का तरीका ही ऐसा है। अंजना जी, आपने मुझे हिमाचल प्रदेश में भी देखा, तो हिमाचल प्रदेश में भी जयराम थे, सब लोग थे, लेकिन हम भी थे, अमित शाह जी भी थे, प्रधानमंत्री जी ने वहां रैलियां की। हम इसी तरीके से चुनाव लड़ते हैं। अभी दिल्ली का चुनाव हो रहा है, तो मैं वहां हूं कि नहीं हूं? अब बहुत से लोग बोलते हैं कि एमसीडी के चुनाव में नहीं जाना चाहिए, कह रहे हैं। मैंने देखिए सर, खड़गे साहब रोज यही कह रहे हैं कि एमसीडी के चुनाव में बीजेपी अध्यक्ष और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा लग गया है। ऐसा है, जो सिपाही होता है वह हर एक जगह उसी तरीके से पार्टी के फौज की तरह लड़ता है, जिस तरीके से उसकी जिम्मेवारी तय होती है। अब गुजरात का ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव हुआ, आप लोगों ने कहा, तो उसमें अमित शाह नहीं गए थे क्या?
मैं नहीं गया था क्या, और हमने चुनाव जीत हासिल नहीं की क्या? तो हम करते हैं, इस तरीके से हम लड़ते हैं। जब लड़ना है तो फिर ये इसमें स्टेटस सिंबल क्या होता है? ये हम स्टेटस बना करके नहीं लड़ते। जनता को हमने अपनी बात समझानी है, उसको समझाने में हमारे पास सक्षम नेतृत्व है, वो हम सदुपयोग भी होता है, और हम इसी तरीके से जो भी चुनाव में फिसलने नहीं देना है किसी भी। हम बिल्कुल लड़ना ही इसी। लेकिन मोदी जी का नाम जब आप आगे करते हैं तो फिर उसका एक दूसरा असर ये भी होता है सर, कि चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हों, चाहे वो मधुसूदन मिस्त्री हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, अब अटैक सीधा पीएम पर होता है स्टेट के भी इलेक्शंस में। आपने देखा है कि प्रधानमंत्री के औकात शब्द पर, जिस पर प्रधानमंत्री ने जवाब भी दिया, दूसरी तरफ अब रावण से तुलना कर दी है कि रावण की तरह आपके 100 मुख हैं क्या, आप सिर्फ अपने ऊपर ही बातचीत करते हैं। और दलित वाला मुद्दा भी उठाया कि आपके हाथ की तो चाय भी पीते हैं, मेरे हाथ की तो चाय भी नहीं पीते हैं। अब अटैक सीधा पीएम पर हो रहा है। देखिए, मैं फिर कहता हूं कि जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, यह एक तरीके से अंजना जी दिशा भ्रमित हो चुकी है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि चुनाव को किस तरीके से लड़ना है, एक बात। दूसरी बात फ्रस्ट्रेशन है। यह फ्रस्ट्रेशन इनका इस तरीके से इंगित होता है, प्रधानमंत्री मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वह राजनीतिक दृष्टि से चीजों को राजनीतिक दृष्टि से एक राजनीतिक पार्टी के सदस्य होने के नाते वो चुनाव में उतरते हैं, लेकिन उनकी शख्सियत से इतने घबरा करके कि यह भी नहीं ध्यान में रखते कि किन शब्दों का प्रयोग करना है, किन वाक्यों का प्रयोग करना है। ये तो अपना फ्रस्ट्रेशन आप दिखाते हो, और यह एक तरीके से आपकी सोच के बारे में प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा होता है कि किस तरीके की मानसिकता से आप अपने विरोधियों को देख रहे हो। चलिए, मैं वापस इस पर आऊंगी, लेकिन अब सौराष्ट्र की जरा बात करते हैं सर, क्योंकि सौराष्ट्र को लेकर आम आदमी पार्टी बहुत उत्साह में है। जब उन्होंने अल्पेश कठीरिया, जो कि पाटीदार आंदोलन से जुड़े हुए थे, गोपाल इटालिया उनके पाटीदार नेता हैं, उन्हें उम्मीद है कि सूरत में जो पिछली बार आप लोगों ने जीएसटी लागू करने के बावजूद, क्योंकि वहां के व्यापारियों को कोई विकल्प नहीं था, वो विकल्प वो इस बार उनके लिए बन रहे हैं, और पाटीदार जो हैं वो भी उनकी तरफ है। क्या आम आदमी पार्टी इस फर्स्ट फेज के चुनाव में सूरत जैसी जगहों पर आपको सौराष्ट्र के कुछ इलाकों में परेशान करेगी? लिख के दे रहे हैं सर अरविंद केजरीवाल, वो कह रहे हैं खंबालिया से जीतेंगे, सुदान गढ़वी, अपने तमाम उम्मीदवारों के बारे में वो लिख रहे हैं। क्या आप फैक्टर इस बार परेशान करेगा? देखिए, हर आदमी का किरदार उसके बैकग्राउंड और उसके पास्ट हिस्ट्री से जुड़ता है। वो बनारस गए थे, पिट के आए अंजना जी, माफी मांगी। वो उत्तर प्रदेश गए, 350 सीटें लड़ी, 349 में जमानत जब्त हो गई। वो उत्तराखंड चुनाव लड़ने गए, उत्तराखंड में अंजना जी 70 में से 69 सीट्स उन्होंने लड़ी, 65 में जमानत जब्त हो गई। उनका चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट हमारा प्रचार में आ गए और हमारे साथ चल रहे हैं। गोवा में वो लड़ने गए, 40 में से 35 सीट्स में उनकी जमानत जब्त हो गई। हिमाचल में 67 की 67 सीट्स में जमानत जब्त होगी। और यहां भी ये आप देखिए ना, उन्होंने तो कहा था कि आप में हम सरकार बना रहे हैं उत्तराखंड में। क्या हुआ? उन्होंने कहा हम सरकार बना रहे हैं गोवा में। क्या हुआ? दे विल प्रूव टू बी नॉन स्टार्टर इन गुजरात। और ये जो कागजों पे लिख के देते हैं ना, ये वो देते हैं जिनको अपने ऊपर भी विश्वास नहीं होता। ये सिर्फ धोखा देने के लिए, जनता को बरगलाने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए। और क्रेडिबिलिटी कितनी रही है उनकी? दिल्ली और पंजाब में तो हुआ ना सर। दिल्ली और पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के साथ मुलाकात नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से उनका साथ दिया वो आपके सामने है। और अगला चुनाव आप पंजाब में लड़ करके देखिएगा, मैं आपको बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी हैंड्स डाउन जीत करके आएगी। अगला चुनाव भी हाँ, आप कह रहे हैं बीजेपी? जी बिल्कुल। हम देखिए, हम लोगों ने वहां पर हम 23 सीटों पर लड़ते थे, 114 या 114 सीटें हैं शायद, 114 सीट्स हैं, उसमें से हम 23 सीटें लड़ते थे, शहर में लड़ते थे। अकाली दल के साथ हमारा समझौता था, अकाली दल के साथ अकाली दल हमको छोड़ करके चले गए। पहली बार तो हमें 71 सीट्स में पंजाब में जाने का मौका मिला। और आप देख रहे हैं किस तरीके से लोग, अकाली दल और कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी में वहां आए हैं, बड़ी संख्या में आए हैं, इसलिए कि उनको ये विश्वास है कि जिन बातों की लड़ाई पंजाब में वो लड़ना चाहते थे, वो लड़ने का माध्यम भारतीय जनता पार्टी बनेगी। आप फैक्टर पर एक और सवाल है सर मेरा आपसे। देखिए, इस बार पहली बार वो सभी 182, एक सीट क्योंकि वो उनके जो उम्मीदवार थे वो बैकआउट कर गए, उस पर भी आरोप यही है कि बीजेपी वालों ने ये कर दिया। खैर, कंचन जरी वाला
181 सीटों पर वो लड़ रहे हैं, 181। उनका ये दावा है कि वो न सिर्फ कांग्रेस को बल्कि बीजेपी को इस बार नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं देखिए अंजना जी, मैं उनका मोडस ऑपरेंडी बताता हूं। वो इस तरीके का बताने की कोशिश करते हैं कि आ गए आ गए आ गए। उत्तर प्रदेश में 350 सीट्स पर लड़े ना, उत्तराखंड में 69 सीट्स पर लड़े ना, 70 सीटें हैं, एक भी सीट हासिल नहीं हुई। झाड़ू कोई फैक्टर नहीं है, जरूरत ही नहीं है। यहां बिल्कुल साफ है वातावरण, झाड़ू की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। यहां विकास हम लोगों ने किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी के ने नींव रखी है विकास की, भूपेंद्र पटेल ने उसको आगे बढ़ाया है, एक से एक प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। गुजरात इज नंबर 1 इन मेनी एस्पेक्ट्स। एफडीआई 37% ऑफ एफडीआई का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहां पर हो रहा है। एग्रीकल्चर की दृष्टि से हम आगे बढ़े हैं, इरिगेशन में हम आगे बढ़े हैं, इलेक्ट्रिसिटी में पावर सरप्लस स्टेट हो गया है, हर एक दृष्टि से विकास हो रहा है। लेकिन इनकी एजेंसियों आवश्यकता का इस्तेमाल, आरोप तो ये लगता है ना सर, एजेंसियों का इस्तेमाल आप कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमसे इतना डर गए हैं कि सारी एजेंसीज हमारे पीछे लगा दी है, हमें कहा कि अगर गुजरात से चुनाव नहीं लड़ोगे तो हम सारे केस वापस ले लेंगे। ऐसा ये देखिए, कोई उन पर ना विश्वास करता है अंजना जी। ये लड़ने का तरीका ही नहीं है। लड़ने का तरीका ये होता है कम वॉट में। हमने आपसे पहले भी चर्चा की कि हम दूसरों के कमजोरियों पर चुनाव नहीं लड़ते हैं, हम अपनी मजबूतियों पर चुनाव लड़ते हैं। वो कमजोर है इसलिए हमको वोट दो, ना 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 ना। हम अच्छे हैं, हम अच्छा काम करते हैं, हम अच्छा काम करेंगे, हम सबका साथ लेंगे, हम सबका विकास करेंगे, सबका विश्वास लेंगे। ये स्लो लेकर के हम काम में जुटते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कांग्रेस पार्टी पर। मल्लिकार्जुन खड़गे प्रचार कर रहे हैं, वो कितना कनेक्ट कर पाएंगे गुजरात में लोगों को नहीं, लेकिन जो कैंडिडेट्स हैं और जो ग्रामीण इलाके हैं, जो उनका कहना है कि आदिवासी आपसे नाराज हैं, वो सब वोट उनका, वो मानते हैं कि हमारा कंसोलिडेटेड है, वो हमारा ही रहेगा। हम इस बार, पिछली बार हमने इनको 99 पर रोका था, इस बार हम और फिसलाएंगे, क्योंकि 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। और राहुल गांधी एक ही रैली के लिए यहां पर आए हैं, इतने आश्वस्त हैं ये। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, सबसे पहली बात जो आपने की एंटी इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, प्रो इनकम्बेंसी है। बच्चा बच्चा बोल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है, एक माहौल बना हुआ है। प्रो इनकम्बेंसी की दृष्टि से हम काम कर रहे हैं। दूसरी बात, ये लोग सो के जागते हैं। मंजना जी, मैंने पहली बार कहा कि जिस दिन कोड ऑफ कंडक्ट लगता है उस दिन ये चुनाव लड़ने आते हैं। आपने कुछ कहा फसली बटेरे, मैंने कहा ये फसली बटेर हैं। जो फसली बटेर ये होता है, यानी जब फसल लग गई, जब उग गई, तो उस फसल को में चरने के लिए आ जाते हैं। इनको पता ही नहीं चलता है कि कौन सी नस्ल की फसल लगी है, कौन से बीज लगे हैं, कैसे कैसे फसल उगाई गई है, कैसे किसान ने मेहनत की है, और ये सोचते हैं कि ये उसके मालिक बन बैठेंगे। ऐसा होता नहीं, ऐसा नहीं होता है सर। सद्दाम हुसैन को लाने की जरूरत क्यों पड़ गई? ऐसा है, मैं फिर आपसे हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने राहुल गांधी के नए लुक की तुलना क्यों की सद्दाम हुसैन? ऐसा नहीं है, वो हर एक का अपना अपना विचार होता है। अब वो उनका कोई नया टाइप का लुक बना तो उस नए टाइप पर लुक पर देखने वाले ने जिस तरीके से देखा वो कमेंट किया। या फिर ये पोलराइजेशन के लिए किया? नहीं, पोलराइजेशन का सवाल नहीं है। पोलराइजेशन के सवाल के दृष्टि से मैं पोलराइजेशन नहीं कहता हूं, लेकिन हां, जनता को जागरूक रखना, उनको स्पष्ट रूप में बार बार बताना, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। अगर राहुल गांधी अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, ऐसे लोगों के साथ अगर जेएनयू में खड़े होते हैं और देश से नहीं माफी मांगते हैं, तो मैं प्रश्न तो खड़ा करूंगा ही। अगर भारत होंगे तेरे टुकड़े टुकड़े, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ऐसे लोगों के साथ आप जेएनयू में खड़े होते हैं और आप ये सोचें कि मैं प्रश्न न करूंगा, ये तो होगा नहीं। देखिए, लीडर की स्टेटमेंट्स और लीडर के एक्शन से वो उसके बारे में डिटरमिन होता है। आप भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हो, मैं कहता हूं जो भारत तोड़ने लगे हुए हैं उनके साथ तो तुम देखते हो, उनको साथ लेकर के चलते हो, तो आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है? और मैं ये प्रश्न न करूं, और मैं प्रश्न करूं तो मैं पोलराइज कर रहा हूं, ये कैसे होगा? तो सद्दाम हुसैन का क्या लेना देना सर इस चुनाव में? क्या आप इत्तेफाक रखते हैं इस बयान से? एक व्यक्तिगत रूप में उनका एक बयान आया, उनको लगा, लेकिन ये कोई पोलराइजेशन करने का उद्देश्य नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, दंगाइयों की प्रॉपर्टी हम जो आप लोगों ने मैनिफेस्टो में अपना डाला, ये सब चुनाव के टाइम क्यों सर? नहीं, चुनाव के टाइम नहीं। कितने राज्यों में बतौर बीजेपी अध्यक्ष आपको लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आप लोग लाना? जहां जहां हम आएंगे, जहां जहां हम चुनाव लड़ेंगे, जहां जहां हम जीतेंगे,
हम वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ अग्रसर होंगे। उसका बेसिक कारण आपको बताता हूं। वी हैव टू सी टू इट दैट वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए सिटीजन एंड दैट शुड बी शोल्डर्ड टुगेदर। इसमें दिक्कत की बात क्या है? और उत्तराखंड में सरकार आ गई, अभी तक तो क्या करें ना, कमेटी बनी है, वो करेगी और अच्छे ढंग से करेगी। यहां भी कमेटी बनी है, जो रिकमेंडेशन आएगा अक्षरशः हम इंप्लीमेंट करेंगे। और यूपी लेकिन में इसको पोलराइजेशन मत कहिए, ये स्टेट नेशनल इंटरेस्ट में है। अब एंटी रेडिकल सेल है, हम पोलराइज कर रहे हैं नहीं, लेकिन समाज में शांति रहे, ये स्लीपर सेल्स एक्टिवेट ना हो। मैं तो हेल्थ मिनिस्टर रहा हूं, हमारे बॉडी में आपको मालूम है कैंसर्स के सेल भी होते हैं, हमारे बॉडी में ट्यूबरकुलोसिस के सेल्स भी होते हैं, लेकिन जो गुड सेल्स होते हैं वो उसको दबा के रखते हैं। तो एंटी रेडिकल सेल जो देश को कमजोर करने की साजिशें रचता है, उसके लिए एक हमको अलर्ट सिस्टम चाहिए कि नहीं चाहिए? वो अलर्ट सिस्टम हम रखेंगे। अब गुजरात की कहानी 27 साल पहले की कहानी और आज की कहानी में जमीन आसमान का अंतर है। व्हाई इट हैज हैपेंड? दीज पोर्ट्स वेर यूज्ड फॉर ड्रग स्मगलिंग, these ports were used for arms smuggling, these ports are now being used for boosting the economy। लेकिन ड्रग्स की भी तो बड़ी बड़ी खेप पकड़ी जा रही है। हाँ, तो इसलिए क्योंकि सेल्स आर वेरी स्ट्रांग, इसलिए हम लोग रोक पा रहे हैं। हमें मालूम है कि इस तरीके की एक्टिविटी करने वाले लोग हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देना ये एक सजग प्रोएक्टिव गवर्नमेंट का काम है। एक और हिट फिट फॉर्मूला आप लोगों को उत्तर प्रदेश से मिल गया है सर, ये बुलडोजर वाला, कि जो दंगाई हैं उनके हम अब प्रॉपर्टी सीज करेंगे, इसको ऑफिशियली आप कह रहे हैं। देखिए मैं फिर कहूंगा कि जो लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेगा, एक लंबे समय तक यह सब कुछ रहा, चलता है। आज ये चलता नहीं है, उसके लिए कहीं कानून का इस्तेमाल करना है, कानून को मजबूत बनाना है, कानून को ताकतवर बनाना है, सरकार को रिस्पॉन्सिव बनाना है, सरकार को रिस्पॉन्सिबल बनाना है। ये हमारी जिम्मेवारी है। इसमें कोई उसका एक रूप बुलडोजर में देखता है, कोई उसका रूप पुलिस एक्शन में देखता है, लेकिन हाँ, लॉ अबाइडिंग सिटीजन सबको रहना चाहिए, और जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन नहीं है, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। गुजरात का एक एडवर्टाइजमेंट है, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। अध्यक्ष जी, आपने कितने दिन गुजार दिए गुजरात में? मैं चुनाव में तो काफी रहा हूं, लेकिन वो एडवर्टाइजमेंट तो टूरिज्म की दृष्टि से है। मैं यहां पर चुनाव की दृष्टि से लोगों के बीच में काफी आया हूं, और काफी रोड शोज भी किए हैं और काफी जनसभाएं भी की हैं। तो ये स्टार कैंपेनर्स जो बीजेपी की पूरी फोर्स आप लोग अनलीश करते हैं, कार्पेट बॉम्बिंग करते हैं, उसमें आप लोग कुछ हैं जो संतुलित बोलेंगे। एक हेमंत बिस्वा शर्मा, योगी जी को लाएंगे जो धीरे धीरे बीजेपी की स्ट्रैटेजी के तहत वोट्स के ध्रुवीकरण को टारगेट करेंगे, यही पॉलिसी है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहली बात तो यह कि हम लोग स्टार कैंपेनर नहीं है, हम पार्टी के वर्कर हैं। पार्टी के अध्यक्ष के रूप में मेरी जिम्मेदारी है कि मैं पार्टी को आगे बढ़ाऊं और सबको साथ लेकर के चलूं। जहां तक आपने कहा, हर एक का अपना अपना वक्तव्य देने का तरीका होता है, तो वो एक पार्टी में बड़े तरीके के, वी हैव बैटरी ऑफ लीडर्स, हर एक लीडर का एक अपना टेम्परामेंट भी होता है, उस टेम्परामेंट के दृष्टि से काम करता है। लेकिन फ्रेमवर्क के अंदर हम काम करते हैं, और फ्रेमवर्क के अंदर हम सबको संभाल के चलते हैं, और हमारी कोशिश रहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस अल्टीमेट गोल को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम साकार करें, और वह पार्लियामेंट से लेकर ग्राम स्तर तक सबको साथ लेकर के चल के विकास के कार्य को आगे बढ़ाएं। आखिरी सवाल, कलम भी है आपके पास, अगर आप लिख कर देना चाहें कि कितनी सीटें आपकी आ रही हैं। बीजेपी बार बार कह रही है हम ऐतिहासिक जीत इस बार हासिल कर रहे हैं, सीटें कितनी आ रही हैं? मैं अभी आपसे इसलिए कहूंगा क्योंकि 1 तारीख को वोटिंग होनी बाकी है। वोटिंग में परसेंटेज तय होती है, परसेंटेज से सीट्स तय होती हैं। लेकिन हाँ, हम एक बात जरूर कह रहे हैं कि ऑल टाइम रिकॉर्ड ब्रेक होगा, ये जरूर मुझे दिख रहा है। जेपी नड्डा जी, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए, जीत का दावा आप कर रहे हैं, लेकिन सीटों पर अभी टिप्पणी नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन इसी के साथ एक तरफा इस चुनाव को बता रहे हैं।